सहकारी उद्यम या कोऑपरेटिव एंटरप्राइज की बात करते हैं आज कि सरकारी उद्यम का अर्थ जो मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज की बात करें तो सहकारी या सहकारिता समिति संगठन या उद्यम का अर्थ संगठित व्यक्तियों की क्रिया से है जो मिलकर अपने व्यक्तिगत शक्तियों एवं साधनों अथवा दोनों को सामान्य हित के लिए पारस्परिक प्रबंध द्वारा प्रयोग में लाते हैं। या बात करें अन्य शब्दों में तो सहकारी संगठन वृहद स्तरीय उद्योगों की संगठन संरचना का वह प्रारूप है जिसमें समान आर्थिक हितों वाले व्यक्ति स्वेच्छा से अपने आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समानता के आधार पर अपने साधनों को लगाते हैं और सभी परस्पर मिलकर समस्त समुदाय के हित के में उनका प्रयोग करते हैं। यानी सब एक के लिए एक सबके लिए इस सिद्धांत के आधार पर ये काम करते हैं और इसमें समान जो हित और समान पूंजी रखने वाले व्यक्ति एक समुदाय के जो व्यक्ति यानी कम पूंजी या आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों का एक संगठन यूँ कहें तो परस्पर सेवा करते हुए लाभ कमाते हुए हैं ये। तो इसमें बात करें जो इसकी अगर बात करें कि परिभाषा की बात करें तो एच कलवर्ट के शब्दों में है कि सहकारिता एक ऐसा उद्यम है जिसमें व्यक्ति मनुष्य की भांति स्वेच्छापूर्वक समानता के आधार पर स्वयं के आर्थिक हितों में वृद्धि के उद्देश्य से आपस में संगठित होते हैं, यानी मिलकर ये कार्य करते हैं जिनके विचार और जिनके पूंजी के आधार पर समान रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। CR फे के अनुसार सहकारी समिति संयुक्त रूप से व्यापार करने के लिए कमज़ोर व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो सदैव निस्वार्थ भाव से ऐसी शर्तों के अनुसार चलाया जाता है जिससे कि सदस्यता के कर्तव्यों को ग्रहण करने के लिए तत्पर सभी व्यक्ति उसी अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं जिस अनुपात में वे संगठन का उपयोग करते हैं। यानी चाहे बराबर पूंजी लगाएं, चाहे कैसे भी अपने जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, ऐसे लोग व्यक्ति मिलकर अपने लाभ कमाने के उद्देश्य से इस कार्य को अंजाम देते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बात करें तो सहकारी संगठन सहकारिता उन व्यक्तियों का संगठन है जिनके साधन प्राय सीमित होते हैं, यानी जिनके पास सीमित साधन होते हैं और अपने जनतांत्रिक ढंग से नियंत्रण व्यावसायिक संगठन की स्थापना करके समान आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से आपस में मिलते हैं। उसके लिए अवश्य पूंजी परस्पर उचित अनुपात में जुटाते हैं और व्यवसाय में निहित जोखिम एवं उसमें प्राप्त लाभों को परस्पर उचित अनुपात में बांटने के लिए सहमत होते हैं। मतलब जिनका उद्देश्य ऐसे व्यक्ति जो कम पूंजी जिनके पास होती है वो मिलकर आपस में प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ऐसा कार्य करते हैं और जनतांत्रिक लोकतंत्र प्रणाली से इसका या सब एक के लिए एक सब के लिए आधार पर इसको कार्य करते हैं। अगर बात करें सहकारिता व्यावसायिक संगठन का एक ऐसा प्रारूप या स्वरूप है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से अपने साधनों को समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों में वृद्धि यानी प्रमोशन के लिए एकत्रित करते हैं और मिलजुल कर कार्य करते हैं। इन निष्कर्षों की बात करें, अगर बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें तो इसमें देखते हैं कि एक व्यक्तियों का एक ऐच्छिक यानी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। सहकारी समिति एक ऐच्छिक संगठन है जिसमें सभी के लिए खुली है और ऐच्छिक होती है। इसमें न तो किसी प्रकार का बल, अनुचित प्रभाव, कपट आदि का प्रयोग किया जाता है, न ही जाति, धर्म, लिंग आदि उसके मार्ग में कोई बाधक बनते हैं। सब एक के लिए और सब एक के लिए एक सबके लिए कार्य सिद्धांत पर तंत्रात्मक जो प्रणाली डेमोक्रेटिक जो मैनेजमेंट है यानी जनता के लिए जनता के द्वारा इसमें किया जाता है। चुने हुए व्यक्ति जो मताधिकार की समानता, इक्विलिटी ऑफ वोटिंग राइट्स की बात करें तो व्यवसाय में स्वरूप में मानव पूंजी की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि मतदान अधिकार अंश संख्या और पूंजी के स्वामित्व पर नहीं अपितु व्यक्ति एक वोट एक व्यक्ति वन वोट जो एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार। सेवा भाव सर्विस मोटिव की बात करते हैं। इस स्वरूप में लाभ भावना की तुलना में सेवा भावना पर अधिक बल दिया जाता है। लाभ का वितरण है जो है सहकारी समिति में आधिक्य जो है कि बीच उनके द्वारा खरीदे गए अंशों और विनियोग के पूंजी के अनुपात में नहीं बांटा जाता वरन बोनस के रूप में दिया जाता है। सदस्यों द्वारा समिति के व्यवसाय में उनके योगदान पर आधारित
होता है। साथ ही लाभ का अंश सदस्यों के लाभार्थ और सामाजिक कल्याण हेतु व्यय करने अथवा सामान्य कोष में स्थानांतरण करने पर बल दिया जाता है। पूंजी पर सीमित ब्याज। बात करें सहकारी आंदोलन के प्रवर्तकों रोसडेल एवं ओवन के अनुसार यह मत है कि समिति में लाभ में से सदस्यों को सीमित दर से ब्याज दिया जाए ताकि सदस्य अपनी बचत यहीं रखें। पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता की बात करते हैं। सेल्फ हेल्प थॉट म्यूचुअल हेल्प की बात है कि भारतीय सहकारी संगठन के अनुसार सदस्यों के मध्य निजी संबंधों का आधार पर पारस्परिक सहायता होती है। सदस्य अपने आर्थिक हितों में वृद्धि हेतु संगठित होकर वे समिति के लिए तथा समिति उनके लिए, प्रत्येक सब एक के लिए और सब प्रत्येक के लिए, इसका नारा पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता इसका जो मूल मंत्र है। सामान्य कार्य द्वारा सामान्य हित की बात करते हैं कि सहकारी समिति का प्रमुख उद्देश्य सामूहिक प्रयत्नों द्वारा सामूहिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। इसमें स्वार्थी व्यक्तियों तथा स्वार्थ भावना से प्रेरित प्रयत्नों को कोई स्थान नहीं मिलता। व्यावसायिक उपक्रम की बात करें, सहकारी समिति व्यक्तियों को सामूहिक संस्था न कि कंपनी की भांति एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसका उद्देश्य क्लास संस्कृति धर्म का विकास न होकर सदस्यों की आर्थिक समस्याओं का हल करना। इस काम में राज्य भी इनकी सहायता करने में पीछे नहीं रहता। मध्यस्थों का उन्मूलन की बात करें कि यह संस्था सीधे उत्पादकों अथवा निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर मध्यस्थ श्रृंखला को छोटा बना देती है, यानी जो बीच के दलाल एजेंट है उनको खत्म। साधनों का एकत्रीकरण की बात करें तो संस्था के सदस्यों अपने साधनों में पैसा इकट्ठा करते हैं। स्वतः संचालित संस्था ये ऑटोनोमस बॉडी एंड यह एक ऐसी संस्था होती है जो अपने प्रबंध संचालन में पूर्ण स्वतंत्र होती है, जिसमें अपने नियम और उपनियम खुद के ही होते हैं। समामेलन व राजकीय नियंत्रण की बात करें, रजिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन की बात करते हैं कि सहकारी समिति भी संयुक्त स्कंद प्रमंडल की भांति एक समामेलित संस्था होती है, जिसका पंजीयन सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत होता है। समामेलन के बाद इसे वैधानिक अस्तित्व मिल जाता है और एक साधारण व्यक्ति की तरह ये सभी व्यापारिक कार्य कर सकती है। इन समितियों में पर्याप्त सरकारी नियंत्रण होता है। इन्हें समय समय पर सभाएं आयोजित करनी पड़ती है और विभिन्न प्रपत्र पंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। खातों का अंकेक्षण भी कराना होता है और सहकारी निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, यानी ऑडिट वाली व्यवस्था भी है। और आप पंजीयन कराने के बाद में एक रजिस्टर्ड संस्था हो जाती है, जिससे कहीं भी कहीं वाद विवाद वाली बात हो तो वो उसका निपटारा या क्षेत्र जो है एक निर्धारित कर दिया जाता है। इसकी बात करें सहकारी उद्यम के जो लाभ हैं, यानी इसमें एकाधिकार का अंत हो जाता है। जो मोनोपोली उसकी जो पूंजीपतियों का एकाधिकार की स्थिति उपभोक्ताओं का शोषण करने में पाई जाती है, तो इसमें ऐसी स्थिति नहीं रहती है। सहकारिता प्रजातंत्र की भावना का विकास, इसमें प्रजातंत्र यानी जनता के द्वारा या लोगों द्वारा चुने हुए व्यक्ति इसमें इसका जो नियम संचालन करते हैं। पूंजीपतियों का शोषण से मुक्ति, जो संस्थाएं समाज में दलित और कमज़ोर वर्गों के अपने पैरों पर खड़ा होने की क्षमता प्रदान करती है, उन्हें पूंजीपतियों के शोषण से बचाती है, कल्याण की जो दिशा महत्वपूर्ण योगदान देती है। विश्व शांति को बढ़ावा, विभिन्न देशों में सहकारी संगठनों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी संस्थाएं बनाकर आर्थिक जो समस्याएं हैं उनका हल और विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त। उच्च जीवन स्तर, हाई जो स्टैंडर्ड लेवल की बात करें कि सहकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई श्रेष्ठ वस्तुओं का उपयोग करके सदस्यों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। सहयोग और सहकारिता पर आधारित जीवन बिताने से जीवन स्तर भी जो लोगों का ऊंचा उठता है। मध्यस्थों का उन्मूलन, सहकारी उद्यम द्वारा उत्पादकों से सीधे ही माल खरीद कर सदस्यों को वितरित कर दिए जाते हैं, जिससे जो मध्यस्थ श्रृंखला है, एजेंट्स हैं, जो थोक व्यापारी है या उनमें कमी या मांग और पूर्ति में संतुलन की बात करते हैं। सहकारी उद्यम उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप ही माल की पूर्ति करते हैं, क्योंकि उद्यम स्वयं उपभोक्ताओं द्वारा स्थापित किए जाते हैं। अजय जमाखोरी जैसी दूषित मनोवृत्ति नहीं अपनाई जाती, यानी माल को इकट्ठा किया जाता है, ना उनको गोदामों में सील करके रखा जाता है, जो इससे काली बाजारी भी रुकती है। वितरण में मितव्ययता की बात करें कि सहकारी उद्यम में उत्पादों को सीधा ही माल खरीदा जाता है,
जिससे वो मध्यस्थों द्वारा की जाने वाली खर्चों लाभों की जो मात्रा में बचत होती है। साथ ही इन संगठनों के विज्ञापन और सजावट आदि पर भी कोई खर्चा नहीं होता, जिससे उपभोक्ताओं को वस्तुएं जो सस्ती दरों पर उपलब्ध हो जाती है। कुशल विपणन स्किल मार्केटिंग की बात करें तो सहकारी संगठनों द्वारा विक्रय करना अधिक लाभप्रद होता है। कृषक एवं लघु उत्पादक मिलकर अपना माल एक साथ बेचते हैं तो माल मंडी तक ले जाने में खर्चा कम आता है और आढ़तियों को दिए जाने वाला जो कमीशन है उसकी भी बचत हो जाती है। न्यायपूर्ण वितरण व्यवस्था की बात करें, सहकारी उपभोक्ता भंडारों द्वारा उपभोक्ताओं को समानता के आधार पर वस्तुओं का वितरण किया जाता है। जब वस्तुओं को बाजार के में अभाव हो जाता है तो सभी सदस्यों को समान रूप से वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती है, जिसके कारण धनी लोग अधिक मूल्य देकर वस्तुओं को अधिग्रहण संग्रहण नहीं कर पाते। कुटीर उद्योगों का विकास की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें तो सहकारी उद्यमों के विकास में लघु उद्योगों को कच्चा माल, आवश्यक यंत्र, ऋण आदि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए इनमें जो उत्पादित माल की सहकारिता के आधार पर ही बेच दिया जाता है। इस प्रकार सहकारिता कुटीर उद्योगों के विकास में भी सहायता होती है। कृषि का विकास की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो सहकारी उद्यम कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कृषक लोग आपस में मिलकर सहकारिता के आधार पर कृषि करते हैं, जिससे खाद, बीज और उपकरण जो है, टूल्स है, जो कृषि के वित्त जैसी आवश्यकताएं सहज ही पूरी। सहकारिता सहायता की बात करें तो सहकारी उद्यमों के माध्यम से सरकार गरीब लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाती है। सरकार इन सहकारी उद्यमों को अनुदान के रूप में आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराती है, जिसके अलावा समय समय पर इन संगठनों को अन्य प्रकार से भी सहायता करती रहती है। साख सुविधाओं की बात करें, क्रेडिट फैसिलिटी की बात करें तो सहकारी उद्यमों के सदस्यों को समिति सहकारी बैंकों से कम ब्याज दर पर आसानी से ऋण मिल जाता है। परिणाम स्वरूप लोग ऋण लेने वाले लोगों को कोई विशेष औपचारिकताएं ज़्यादा खाना पूर्ति नहीं करनी पड़ती है। सामाजिक तनाव में कमी आती है। जब सहकारी उद्यम जाति, धर्म, लिंग आदि भेदभाव किए बिना ही लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो अपनी आवश्यकताओं को मिलकर पूरा करते हैं, तो फलस्वरूप उनके जो मतभेद, ईर्ष्या, घृणा, धोखाधड़ी जैसी जो मनोवृत्तियां हैं वो नहीं पनप पाती है। औद्योगिक संबंधों में सुधार की बात करें तो सहकारी उद्यम स्वामी और श्रम में भेद समाप्त होने से फलस्वरूप आंदोलन का सहारा नहीं लेना पड़ता, विशेष इसमें रुचि से कार्य करते हैं। अब जहाँ हर चीज़ के दो पहलू होते हैं कि जहाँ लाभ है तो निश्चित इनकी हानियाँ भी, यानी हर किसी के लिए तो बेनिफिट हो नहीं सकता। तो इसमें अकुशल प्रबंध की बात करते हैं कि जो प्रबंध की बात करते हैं वो ट्रेन नहीं होते लोग, प्राय फलस्वरूप सदस्य स्वयं द्वारा ही किया जाता है। तो न तो इनमें कोई प्रबंध कला और दक्ष होते हैं, न ही कोई चतुर होते हैं। तो प्रबंध की ये पक्ष इसमें कमजोर, जो मैनेजमेंट है वो कमज़ोर होता है। व्यक्तिगत रुचि का अभाव, लोग इसमें जब सब एक के लिए सबके लिए करते हैं तो कोई कहता है कि ठीक है यार, मेरे काम नहीं करने से कौन सा इतना फ़र्क पड़ रहा है, तो लोग इसमें व्यक्तिगत रुचि कम ही दिखाते हैं। सरकारी हस्तक्षेप की बात करें कि वैधानिक दृष्टि से इसका कोई पंजीयक के कार्यालय में कराया जाना अनिवार्य और वांछित होता है। तो सैद्धांतिक दृष्टि से पंजीयक का वैधानिक नियंत्रण संस्था में के लाभार्थ किया जाना चाहिए, किंतु व्यवहार में कभी कभी अनावश्यक और अनुचित हो जाता है। सदस्यों में रोष के कारण बनता है। समिति के सुचारू संचालन में ये बाधक भी हो जाती है। व्यक्तिगत स्वार्थ और कलह को जन्म, कभी कभी लोग प्रारंभ में इन संस्थाओं पारस्परिक सहयोग और सद्भावना का वातावरण पाया जाता है, किंतु धीरे धीरे इनमें गुटबाजी हो जाती है, जिससे कलह का और स्वार्थ की बात इसमें पनप जाती है। व्यावसायिक जो प्रेरणा का अभाव की बात करें तो इन प्रतिस्पर्धा युग में संस्थाएं विक्रय वृद्धि हेतु आपस में की जाने वाली तरीकों और उधार विक्रय, रियायती दर मूल्यों पर विक्रय, अधिक माल क्रय करे जाने पर मूल्य में कमी करना, विक्रय उपरांत सेवाएं घर पर सुपुर्दगी आदि नहीं, जो मार्केटिंग जो सेवाएं हैं वो पूरी उपलब्ध नहीं होने के कारण भी लोगों में एक निरस्ता का भाव। मान लो वस्तु बेच दी और खराब निकल गई तो उसमें तो हम क्या करें, ये नहीं। इसमें एक समस्या है कि मार्केटिंग का जो विपणन जो है वो प्रॉपर नहीं होती। गोपनीयता का अभाव है। जब इतने सारे व्यक्ति जब कार्य करते हैं, कोई न कोई निर्णय सभी विचार विमर्श किए बिना ही लिया जाता है, तो गोपनीयता का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे व्यवसाय जिसमें गोपनीयता रखी जाए आवश्यक हो, उसके लिए यह स्वरूप जो है उचित नहीं है। सीमित क्षेत्र
लिमिटेड स्कोप की बात करते हैं कि व्यवसाय का यह स्वरूप केवल उन्हीं व्यवसायों के लिए उपयुक्त होता है जिनमें व्यक्तिगत सामूहिक रूप से अधिक श्रेष्ठ कार्य करते हैं, जिनमें दबाव डाले बिना उपयोगी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं और गोपनीयता आवश्यक नहीं होती। आगे बात करें सरकारी आंदोलन की बात करें, स्टेट मूवमेंट की बात करें, तो इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत उच्च सहकारी अधिकारी न कि जनसाधारण राजस्व द्वारा लक्ष्य निश्चित किए जाते हैं। उन्हें प्राप्त करने हेतु राज्य कर्मचारियों द्वारा समिति गठित कराई जाती है। यही कारण है कि इसमें सहकारी आंदोलन के स्थान पर सरकारी आंदोलन के नाम से भी पुकारे जाने लगे हैं। प्रभावी नेतृत्व अनुपस्थित की बात करें कि सहकारी आंदोलन का एक दुखद पहलू यह भी है कि राजनीतिक भूतपूर्व जागीरदारों, व्यापारियों, साहूकारों, भ्रष्ट, स्वार्थी और चालाक व्यक्तियों को अप्रतिभ से स्वहित भावना से प्रेरित सक्रिय भाग लेते हैं। समन्वय का अभाव है। जब आंदोलन का सफलता एक मुख्य कारण यह है कि यह ग्रामीण साख कृषि विपणन, कृषि साख पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, वितरण, प्रोसेसिंग, लघु उद्योगों आदि क्षेत्रों में सहकारिता के सिद्धांत को अपनाया गया। किंतु ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिए आवश्यक इन विधियों विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय का सर्वथा अभाव पाया जाता है। नियमित पर्यवेक्षण और जांच अंकेक्षण का अभाव। नियमित पर्यवेक्षण, जांच, अंकेक्षण व्यवस्था के अभाव में पर्यवेक्षण अंकेक्षण कार्य प्रभावी तौर पर नहीं होता। पर्यवेक्षण एवं अंकेक्षण अपने अत्यधिक कार्य भार के कारण अपना काम पूरी क्षमता से नहीं कर पाते हैं। फलस्वरूप धन के उपयोग और गबन के मामले में उचित समय पर नहीं पकड़े जाते। ये संस्थाएं भ्रष्टाचार के अड्डे बन जाती है और जनता से इनका विश्वास उठ जाता है या जनता इस पर विश्वास खो बैठती है। तो जहाँ हर चीज़ के लाभ और हानि होती हैं, तो ठीक उसी प्रकार सहकारिता के भी हमने आज अध्ययन किया।